आज हम अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है कैपिटल रेज करने के लिए, और शेयर्स जो है ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। और शेयर्स जो है इशू करते वक्त कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उसके बेस पे लोग कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। उन एप्लीकेशंस को जब कंपनी एक्सेप्ट करती है तो एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू करती है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट जर्नल एंट्री इज मेड व्हेन द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड बाय द कंपनी अलोंग विद डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। यानी कि लोग जब शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी के अप्लाई करते हैं और उस एप्लीकेशंस के साथ बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में, तब पहली एंट्री की जाती है, क्योंकि उस वक्त कंपनी के पास पैसा आता है। अब आपको याद होगा क्लास 11 में जब आप अकाउंटिंग सीख रहे थे तो जो सबसे पहली जर्नल एंट्री होती थी हर एक क्वेश्चन में, वो होती है कि ओनर ने अमुक अमाउंट बिजनेस में लगाई और बिजनेस शुरू किया। और उस वक्त जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में हम जर्नल एंट्री करते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ कंपनी ऑल्सो इश्यू ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर्स इज लाइक ओनर ब्रिंगिंग इन कैपिटल, एंड ऑल द जर्नल एंट्रीज इन दिस चैप्टर आर बाइफर्केशन ऑफ दिस वन जर्नल एंट्री। यानी कि जितनी भी जर्नल एंट्री इश्यू ऑफ कैपिटल को लेकर हम देखेंगे, वो सभी ये एक जो जर्नल एंट्री है जो हमने देखी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसी को मल्टीपल जर्नल एंट्री में बाइफरकेट किया जाता है। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल आती है और कंपनी में जो कैपिटल आ रही है उसमें थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते हैं कि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली वन ओनर, और इन केस ऑफ कंपनी लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट वर्ड हम यूज करते हैं ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कंपनी में हम शेयर कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती है कि कितना ओनर जो है वो कैपिटल लेकर आएगा और कब लाएगा। जब जितनी जरूरत होती है उतनी कैपिटल जो है ओनर बिजनेस में लाता है। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो फिक्स अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं उतनी ही जितने के शेयर्स उन्होंने लेने के लिए एग्री किया है, और वो जनरली कंपनी जब शुरुआत में कैपिटल रेज करती है तभी दे दिया जाता है। उसके बाद में अलग से शेयर होल्डर कोई पेमेंट नहीं करता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें पैसा जो है वो तुरंत आ जाता है कि जैसे बिजनेस में जरूरत पड़ी ओनर ने पैसा बिजनेस में लगा दिया। उसमें कोई स्टेजेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कोई लंबी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। कंपनी में जो पैसा रेज किया जाता है, शेयर कैपिटल इश्यू की जाती है, वो अलग अलग स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने एप्लीकेशंस को एग्जामिन किया, एप्लीकेशन अप्रूव करके शेयर्स अलॉट किए, पैसे जो है इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, तो कुछ पैसे अलॉटमेंट के वक्त मंगवाए, कुछ पैसे उसके बाद में मंगवाए जिन्हें हम कॉल्स कहते हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जो जर्नल एंट्री है वो भी काफी सारी होती है। इनिशियल अमाउंट फॉर शेयर्स अप्लाइड बाय एप्लीकेंट इज पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन, जैसा कि अभी हमने बात की थी। एंड कंपनी में आस्क एप्लीकेंट्स टू पे फुल अमाउंट एट द एप्लीकेशन स्टेज, या कुछ अमाउंट जो है बाद में भी पे की जा सकती है। तो बैलेंस अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर सकती है ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या उसके बाद में, जिन्हें हम कॉल्स कहते हैं। तो जो इनिशियल इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज की जाती है।
जैसा कि हमने बात की कि कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो उसके मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज और कॉल स्टेज। तो हम देखते हैं कि इन तीनों स्टेज पे जर्नल एंट्री क्या होती है। जो एप्लीकेशन स्टेज है उसमें ये होता है कि पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आती है, तो उस वक्त जो है जर्नल एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, क्योंकि अभी तक शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू नहीं की है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे हम शेयर कैपिटल अकाउंट सीधा क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। इसे एक टेम्पररी अकाउंट में पार्क कर दिया जाता है जिसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहते हैं। और सेकेंड स्टेज में जब एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो जाती है और इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में शेयर इशू कर दिए जाते हैं, तो जर्नल एंट्री फिर से पास की जाती है जो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर इस स्टेज की दोनों जर्नल एंट्री को आप कंबाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि फाइनल जर्नल एंट्री जो बन रही है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये दो अलग अलग जर्नल एंट्री इसलिए की जाती है क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है एप्लीकेशन का पैसा आने की और एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके शेयर्स इशू करने की, इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, तो हर एक स्टेज पे जर्नल एंट्री की जाती है। जो अगला स्टेज है कि एक बार शेयर्स अलॉट हो गए तो कंपनी जो है अलॉटमेंट स्टेज पे डिमांड करती है पैसों की। तो जब कंपनी पैसों की डिमांड करती है तो ये मान के कि जो शेयर होल्डर है वो पैसा दे देगा तो कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू कर देती है। तो जर्नल एंट्री जो होती है वो हो जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब अलॉटमेंट मनी का पैसा आ जाता है तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी टेम्पररी है। जो दोनों जर्नल एंट्री अभी हमने बात की उन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसका भी नेट इंपैक्ट होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सिमिलर एंट्री होती है जब कंपनी कॉल पे पैसा मंगवाती है। तो जब पैसा मंगवाया जाता है तब जर्नल एंट्री होती है शेयर कॉल अकाउंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, कोई भी इनमें से नाम यूज किया जा सकता है। कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब कॉल मनी का पैसा आ जाता है तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। यहां पे आप देखेंगे कि इन सभी जर्नल एंट्री का नेट इंपैक्ट हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जैसे हमने बात की थी कि जब ओनर पैसा बिजनेस में लाता है तो जो जर्नल एंट्री होती है वही एंट्री इश्यू ऑफ शेयर पे भी होती है। फर्क इतना है कि चूंकि ये इश्यू ऑफ शेयर की प्रोसेस लंबी होती है तो एक ही जर्नल एंट्री जो है मल्टीपल एंट्री में बाइफरकेट हो जाती है। यहाँ पे जो खास बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि शेयर एप्लीकेशन स्टेज पे पहले पैसा आता है, उसके बाद में शेयर कैपिटल इश्यू होती है, जबकि अलॉटमेंट स्टेज पे और कॉल स्टेज पे पहले कैपिटल इश्यू होती है, उसके बाद पैसा आता है। तो इस डिफरेंस को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि एक कंपनी जो है नीलेश लिमिटेड, उसने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी 10,000 शेयर्स के लिए और इन शेयर्स का पैसा जो है 3 अलग अलग स्टेज पे होना था। 4 अलग अलग स्टेज पे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3.5 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपीज और बैलेंस सेकेंड कॉल पे। और कंपनी को उन सारे शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी उसका जर्नल एंट्री कैसे करेगी। तो पहली जर्नल एंट्री होगी जब एप्लीकेशन स्टेज पे कंपनी के पास पैसे आ गए। तो जो हमने देखा कि बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई और हर एक शेयर के लिए एप्लीकेंट ने 2 रुपए दिए हैं, तो जो अमाउंट होगी वो होगी 20,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आएगा जब ये शेयर एप्लीकेशंस जो है कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली और उसके बदले में शेयर्स इश्यू कर रही है। तो जर्नल एंट्री जो हमने देखी थी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। उसके बाद कंपनी जो है अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा मंगवाएगी, जो तब एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेज पे कंपनी 3.5 रुपए 3.5 रुपीज मंगवा रही है, इसलिए टोटल अमाउंट जो होगी वो हो जाएगी 35,000 रुपीज जो कंपनी कॉल करेगी। और जब ये पैसा आ जाएगा तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट कंपनी फर्स्ट कॉल में 2.5 रुपीज जब मंगवाएगी तब अगेन एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2.5 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे 25,000 हो जाएगा। और जब वो पैसा आ जाएगा तो अगेन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 25,000। और जब लास्ट कॉल का पैसा कंपनी मंगवाएगी तो अगेन सिमिलर एंट्री रिपीट होगी। जब पैसा मंगवाएंगे तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से हर स्टेज पे जब पैसा आ जाएगा तो फाइनली जो है ये जो इंटरिम अकाउंट है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। और ये सारी जो जर्नल एंट्री हमने की है इसका जो टोटल इंपैक्ट है वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10। तो इस तरह से इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री की जाती है। तो अभी हमने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड बेसिक जर्नल एंट्री सीखी। यहाँ पे मैं धीरे धीरे एक एक करके कुछ नए एस्पेक्ट जो है आपको सिखाता जाऊंगा जो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, ताकि आप अच्छी तरह से इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के सारे ट्रांजैक्शन समझ पाए। तो पहला इश्यू है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा का क्या मतलब होता है? इसका इंग्लिश सिंपल मीनिंग है प्रोपोर्शनेटली। When the shares are applied by applicants are more than the shares offered, the company has to allot shares on the pro rata basis. For example, अगर किसी कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू किए हैं और जितने भी लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनका जो टोटल एप्लीकेशन है 2,000 शेयर्स का होता है, तो कंपनी जो है चूंकि सिर्फ 1,000 शेयर्स इशू कर सकती है, तो हर एक व्यक्ति उसने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उससे आधे शेयर्स ही कंपनी दे पाएगी कि अगर डबल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जिन लोगों ने भी शेयर्स अप्लाई किए हैं उनमें से आधे लोगों को जितने भी शेयर्स अप्लाई किए हैं वो दे दिए जाएं और बाकी के आधे लोगों के पैसे वापस कर दिए जाएं। दोनों में से कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा ये डिसीजन कंपनी शेयर्स इश्यू करते वक्त बता देती है। When the shares applied are more than the shares issued, the issue is referred as oversubscribed। यानी उसे हम कहते हैं कि ये इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो गया है। हालांकि होता यह है कि जो एप्लीकेंट है उसने तो एप्लीकेशन करते वक्त जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन शेयर्स के लिए कंपनी ने जितने रुपए मांगे थे वो दे दिए होंगे। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि एप्लीकेशन के वक्त कंपनी कुछ अमाउंट मांगती है पर शेयर, तो ओवर सब्सक्राइब इशू में एप्लीकेंट ने तो जितने शेयर के लिए अप्लाई किया
मल्टीप्लाई बाय जितना एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगवाया उतना पे कर दिया होता है। लेकिन कंपनी अगर उसे कम शेयर्स अलॉट करती है तो एप्लीकेंट के कुछ पैसे कंपनी के पास रह जाते हैं। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं उन एक्सेस अमाउंट को कैसे डील करना, आइदर रिफंड द एक्सेस मनी और एडजस्ट इट टुवर्ड्स द फर्दर लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया और 1000 रुपीज पे किए, उसे 50 शेयर्स ही मिले और 500 रुपीज जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गई, तो कंपनी या तो 500 रुपीज रिटर्न कर सकती है या जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी आगे आने वाली है अलॉटमेंट पे जो उसे पे करना होगा उसके सामने एडजस्ट कर सकती है। तो ये कैसे होता है हम एक एग्जांपल से देखेंगे। बेंजामिन लिमिटेड issued 25,000 equity shares of ₹10 each to be payable as on ₹3 at the time of application, ₹4 payable on allotment and balance payable on first and final call. Total applications received were ₹40,000. Excess amount received in application was adjusted on allotment. Allotment and calls were paid on time. यहाँ पे जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे वो थे 25,000, लेकिन जो एप्लीकेशंस आई वो 40,000 शेयर्स के लिए आई है। तो जो एप्लीकेशन मनी टोटल रिसीव हुई वो होगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,20,000। लेकिन इस स्टेज पर जो कंपनी टोटल शेयर्स इशू कर रही है वो है 25,000। तो जो कंपनी को एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा मिलना चाहिए था वो होगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75,000। लेकिन कंपनी को टोटल 1,20,000 मिल चुका है और कंपनी ने कम शेयर्स इशू किए हैं। तो इस स्टेज पे एप्लीकेशन पे कंपनी को एक्सेस जो अमाउंट मिली है वो हो जाएगी 45,000। 1,20,000 माइनस 75,000। अब हम देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। पहली जर्नल एंट्री होगी जब शेयर एप्लीकेशंस मिली है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है तो जो टोटल अमाउंट मिली है वो है 1,20,000, इसलिए ये जर्नल एंट्री 1,20,000 की जाएगी। जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे चूंकि 25,000 शेयर्स ही इशू किए जा रहे हैं तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 75,000 से ये जर्नल एंट्री की जाएगी। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो नॉर्मल केस में जो क्लोज हो जाता है उसमें अभी भी 45,000 का बैलेंस है। ये वो अमाउंट है जो शेयर एप्लीकेशन पे एक्सेस मिली है। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000। ये है हमने एडजस्टमेंट किया है जो शेयर एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट मिली उसका। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास रहता है, अगर अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट नहीं करना है तो ऑप्शन कंपनी के पास रहता है कि उस पैसे को रिफंड कर दिया जाए। तो अगर कंपनी वो पैसा रिफंड कर देती है तो यहां पे जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी जब अलॉटमेंट पे कंपनी पैसा मंगवाएगी। तो जो हमारी यूजुअल एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए से हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे 25,000 शेयर पे 4 रुपीज पर शेयर कंपनी मंगवा रही है। अब यहां पे आप ध्यान दें, जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो चूंकि 45,000 तो पहले ही आ चुका है,
तो बैलेंस अमाउंट जो रहता है यानी कि 55,000 वही जो है अलॉटमेंट पे मिलेगा। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 55,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 55,000। तो अब आप जो है तीनों जर्नल एंट्री को जब एक साथ देखेंगे तो पहली जर्नल एंट्री में हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000 क्रेडिट किया, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख से डेबिट किया और फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 55,000 से क्रेडिट किया। तो इन तीनों जर्नल एंट्री का नेट इंपैक्ट ये होगा कि अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। जो कॉल की जर्नल एंट्री है वो यूजुअल जैसा कि हम करते हैं, पहले जब पैसा मंगवाएंगे तो कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब कॉल का पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट। तो इस तरह से जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है इशू का तो जो एक्सेस मनी शेयर एप्लीकेशन पे आई है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे उसमें हमने देखा कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो फेस वैल्यू पे इशू करती है। कई बार कंपनी जो है शेयर्स फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे भी इशू कर सकती है। अब ये फेस वैल्यू क्या होता है या पार वैल्यू क्या होता है, तो हमने जो बात की थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जो होता है उसमें एक क्लॉज होता है शेयर कैपिटल। उसमें कंपनी लिखती है कि कंपनी की जो कुल शेयर कैपिटल होगी वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और हर एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। वो जो अमाउंट वहां लिखी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे कहते हैं कंपनी की फेस वैल्यू या पार वैल्यू। अब फेस वैल्यू के बारे में कुछ बातें जाननी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50, 100 रुपए, कुछ भी हो सकता है और कंपनी अपनी मर्जी से ये फेस वैल्यू डिसाइड कर सकती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय फेस वैल्यू, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। जब भी डिविडेंड दिया जाता है तो उसका परसेंटेज भी फेस वैल्यू पे गिना जाता है। यानी कि अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी कहती है कि मैं 35% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हूं, तो इसका मतलब हर एक शेयर पे 3.5 रुपए का डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा। यहां पे ये समझना जरूरी है कि जो फेस वैल्यू है उसका मार्केट वैल्यू से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर की जो मार्केट प्राइस है या मार्केट वैल्यू है उसका फेस वैल्यू से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है। और जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे शेयर्स इशू करती है तो जो इशू प्राइस है और जो फेस वैल्यू है इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं प्रीमियम या शेयर प्रीमियम। प्रीमियम में बी कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन और इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस जैसे कि अलॉटमेंट या कॉल्स। और शेयर प्रीमियम जो है कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, यानी कि वो प्रॉफिट जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं यूज हो सकता। कंपनीज एक्ट में शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी कंपनी कलेक्ट करती है उसको यूज करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है वो यूज किया जा सकता है फॉर इशूइंग टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, यानी कि बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी जब एस्टेब्लिश की जा रही है तो वो एस्टेब्लिशमेंट करने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। या कोई भी जो शेयर्स इशू करने से संबंधित एक्सपेंसेस है, कमीशन है, ये जो है कंपनी ने अगर पे किया है तो उन खर्चों को भी राइट ऑफ करने के लिए शेयर प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं। या अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं जिनको फेस वैल्यू से ज्यादा रेट पे रिडीम किया जा रहा है तो उसमें जो लॉस हो रहा है कंपनी को उसको राइट ऑफ करने के लिए ये अकाउंट यूज किया जा सकता है।
जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। या ये यूज किया जा सकता है कंपनी खुद अपने शेयर जब खरीदती है, जिसे बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम जब होता है तो किस तरह से जर्नल एंट्री होती है। रीना एंटरप्राइजेज लिमिटेड was registered with authorized share capital of rupees 75 lakh. It issued 6 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, यानी कि 10 रुपए के शेयर 12 रुपए में इश्यू कर रहे हैं। पेएबल एज रुपीज 3 विथ एप्लीकेशन, रुपीज 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम का 2 रुपीज है वो शेयर अलॉटमेंट पे कलेक्ट किया जा रहा है। And the balance on first and final call. Applications were received for 12 lakh shares, यानी कि यहाँ पे जो applications आई है वो double the number of shares issued आई है। Board of Directors accepted all the applications, allotment being made on pro rata basis. तो यहाँ पे हम issue of shares at premium और pro rata दोनों को combine कर रहे हैं। तो चूंकि डबल शेयर की एप्लीकेशन आई है तो हर एक एप्लीकेंट को हाफ नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू होंगे। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल इन टाइम। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री देखेंगे। उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की दी गई है 75 लाख, ये सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन है। इसका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी जर्नल एंट्री होगी वो सारी इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि कुल 6 लाख शेयर्स इश्यू किए गए हैं 10 रुपीज पर शेयर, यानी कि 60 लाख रुपए फेस वैल्यू के। जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है 12 लाख शेयर्स की मिली है, तो 12 लाख इंटू 3 36 लाख की एंट्री होगी। और जब 6 लाख शेयर्स अलॉट किए जाएंगे तो जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18 लाख, 6 लाख इंटू 3। तो अब जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 18 लाख का बैलेंस है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18 लाख। तो यहाँ पे जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। अब शेयर अलॉटमेंट पे जो जर्नल एंट्री हो रही है, शेयर अलॉटमेंट पे जो पैसा मंगवाया जा रहा है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि उस स्टेज पर शेयर प्रीमियम अमाउंट भी कलेक्ट की जा रही है। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 24 लाख, यानी कि 6 लाख इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख इंटू 2 12 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 12 लाख। तो नॉर्मल केस में जब शेयर्स फेस वैल्यू पर इश्यू किए जाते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे चूंकि शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किए गए हैं तो इसी स्टेज पर शेयर प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। आगे की जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब शेयर अलॉटमेंट पे बैलेंस मनी आएगी तो वो सिर्फ 6 लाख आएगी, क्योंकि 18 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कॉल के वक्त वही नॉर्मल एंट्रीज होगी जो हम सीख चुके हैं, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम अकाउंट किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है वो हमने सीखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है तो किस तरह से जर्नल एंट्री होती है। तो जैसे शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है, यानी कि जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस पे, उसी तरह से शेयर्स को फेस वैल्यू से कम प्राइस पे भी इशू किया जा सकता है। तो उस केस में
जो इशू प्राइस और फेस वैल्यू या पार वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसे डिस्काउंट कहते हैं। कोई भी कंपनी आसानी से शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकती, उसके लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए हैं। और जैसे शेयर प्रीमियम जो है कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, वैसे ही शेयर डिस्काउंट जो है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। जनरली अगर कंपनी ने शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू किए हैं और कभी कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू की थी, तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है उसे शेयर प्रीमियम अकाउंट के अगेंस्ट में राइट ऑफ किया जा सकता है। जब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो जर्नल एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जैसा कि हमने देखा था शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, वैसे ही शेयर डिस्काउंट अकाउंट जो है उसे डेबिट किया जाता है। अब हम कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर से संबंधित। पहला है कॉल्स इन एडवांस। कई बार होता है कि कंपनी जो है जो पैसे मंगवा रही है स्टेजेस में, उसमें से कोई शेयर होल्डर जो है वक्त से पहले ही अपनी कॉल अमाउंट जो है वो भर देता है। तो सच एडवांस रिसीट ऑफ मनी इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, यानी कि कॉल के पैसे एडवांस में आ गए। अगर कंपनी को कॉल्स इन एडवांस का पैसा अपने पास रखना है तो उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन होना जरूरी है। जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा आता है तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर देती है, जो कि एक लायबिलिटी है, क्योंकि उस अमाउंट के सामने जो शेयर्स है वो कंपनी ने अभी इशू नहीं किए हैं, वो फ्यूचर में करेगी। जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और आगे फ्यूचर में जब कंपनी एक्चुअली में कॉल मनी का पैसा मंगवाती है तो कॉल्स इन एडवांस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो उस कंसर्न कॉल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बैलेंस जो है पैसा कंपनी को कॉल के वक्त मिल जाता है। कई बार कंपनी कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करती है, और अगर ऐसा कंपनी करती है तो वो एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा कंसेप्ट है कॉल्स इन एरियर। When all the money due on allotment and call is received, the share allotment और call account gets closed, जो कि हमने जर्नल एंट्री में देखा था कि किस तरह से ये सारे अकाउंट जो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल अकाउंट, ये क्लोज हो जाते हैं जैसे ही वो पैसा आ जाता है। बट कई बार ये होता है कि कुछ शेयर होल्डर जो हैं वो अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी पे नहीं करते हैं, तो ऐसी अमाउंट को कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब उधार, बाकी है, तो कॉल का पैसा बाकी है, तो कॉल इन एरियर कंपनी की एसेट हो गई। ये एक तरह का एसेट अकाउंट है। जब कॉल्स इन एरियर हो जाती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए। एक तो जैसा कि हमने देखा था कि जब अलॉटमेंट या कॉल के वक्त कंपनी पैसा मंगवाती है तो उस अकाउंट को डेबिट करती है, और जब पैसा आ जाता है तो उसे क्रेडिट करती है। तो जब कॉल्स इन एरियर्स होता है तो कंपनी अगर चाहे तो उसी अकाउंट में, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या कॉल अकाउंट, उसमें बैलेंस कंटिन्यू कर सकती है जो ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर स्टेज का पैसा नहीं आया। यानी कि अगर अलॉटमेंट में कंपनी ने 100 रुपीज मंगवाए थे और 95 ही आए, तो शुरू में डेबिट 100 किया, 95 क्रेडिट किया, तो 5 रुपीज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कंपनी कैरी कर सकती है, जो कि कंपनी का एसेट दिखाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि कंपनी शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट में बैलेंस कैरी न करके जब भी कॉल्स इन एरियर होता है तो उतना अमाउंट अलग से कॉल्स इन एरियर अकाउंट में दिखाए। इसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। कॉल्स इन एरियर का पैसा शेयर होल्डर लेट पे करता है तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है,
जो कंपनी के लिए इनकम है। नेक्स्ट इश्यू है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। हमने देखा कि कैसे कई बार शेयर होल्डर जो है अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा टाइम पर नहीं देता है। अगर वो बाद में भी देता है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि शेयर होल्डर जो है पैसा देता ही नहीं है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, वो एक डेट फिक्स कर देती है, और अगर उस डेट तक भी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो उस शेयर होल्डर के जितने भी शेयर्स हैं उसे कंपनी फॉरफिट कर देती है, यानी कि कैंसल कर देती है। और फॉरफीचर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन होना चाहिए, और जरूरी है कि कंपनी एक नोटिस इश्यू करे जिसमें क्लियरली लिखा हो कि अगर अमुक डेट तक शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं पे किया तो उसके शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे। और जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो वो कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर नहीं रहता है। जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो फोरफीचर की जो जर्नल एंट्री होती है वो जरा ध्यान से समझिएगा कि जब शेयर फॉरफिट कर दिए यानी कि शेयर कैंसल कर दिए तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट अब तक क्रेडिट किया था उसे रिवर्स करना जरूरी है, तो इसलिए उसे डेबिट कर दिया जाता है। तो उन शेयर पे जितना शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था वो डेबिट कर दिया जाता है। दूसरा, उन शेयर पे जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर को पे करना बाकी था वो कॉल्स इन एरियर्स दिखाया जा रहा था। अब उन शेयर के ऊपर कोई पैसा लेना बाकी नहीं है, तो उतना कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। और जो बैलेंस अमाउंट है क्रेडिट साइड पे वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से क्रेडिट की जाती है। ये वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर ने अब तक उन शेयर पे दिया था जो शेयर फॉरफिट हो गए। जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा बचता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। जब शेयर फॉरफिट कर दिए जाते हैं तो उसके बाद कंपनी मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन शेयर को री इश्यू किया जाए। कई बार जब री इश्यू किया जाता है तो ये शेयर्स जो हैं थोड़े से डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट उन शेयर पे रिसीव हुई है यानी कि जो पहले वाले शेयर होल्डर ने पे की और जो री इश्यू पे ली जा रही है उनका टोटल अमाउंट जो शेयर की ओरिजिनल इश्यू प्राइस है उससे कम नहीं हो सकता। यानी कि अगर 10 रुपीज के शेयर्स जो है 10 रुपीज में इश्यू किए गए थे और प्रीवियस शेयर होल्डर ने 6 रुपए पे किए थे, उसके बाद शेयर्स फॉरफीचर हो गए थे, तो री इश्यू पे ये शेयर्स 4 रुपए से कम में नहीं री इश्यू किए जा सकते। शेयर्स री इश्यू होने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कोई भी बैलेंस बचता है यानी कि जो टोटल अमाउंट पुराने वाले शेयर होल्डर ने पे की और नए वाले शेयर होल्डर ने पे की उसकी टोटल अमाउंट जो शेयर की ओरिजिनल प्राइस से अगर ज्यादा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस रहेगा और ये बैलेंस फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और री इश्यू में भी अगर कंपनी ने प्रीमियम पे री इश्यू किया है तो शेयर प्रीमियम अकाउंट की भी एंट्री उसी तरह से की जाती है। तो यहां पे हम एक एक्सरसाइज लेंगे कि शेयर फॉरफीचर जब किया जाता है तो किस तरह की जर्नल एंट्री की जाती है शेयर फॉरफीचर पे भी और री इश्यू पर भी। पूजा फूड्स लिमिटेड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 crore offered to public 5 lakh equity shares of ₹10 each payable as ₹3 with application, 3 on allotment and balance in 2 equal calls of ₹2 each. The company got applications for all shares offered. Applications were accepted. One shareholder holding 800 shares did not pay the first call. After completing legal formalities, board of directors forfeited these shares. Consequently, the second call was made on 4,99,200 shares only, which was duly received in full. Then, the board of directors reissued 3/4 of the forfeited shares as fully paid up at the rate ₹9 per share. तो इस एग्जाम्पल की जो जर्नल एंट्रीज हैं, तो जैसे शुरुआत में जर्नल एंट्री होगी ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन,
नॉर्मल एंट्री जो हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख शेयर पर 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 15 लाख। जब शेयर्स इशू किए गए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। अलॉटमेंट पे जब पैसा मंगवाया गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन 15 लाख। अलॉटमेंट पे पूरा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख। फर्स्ट कॉल पे जब पैसा मंगवाया तब भी नॉर्मल एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। अब यहां पे एक शेयर होल्डर ने 800 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 1600 पे नहीं किए हैं कॉल पे, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,98,400, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1600 टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 लाख। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है वो हमने क्लोज कर दिया, और जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया उसे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब ये शेयर्स फॉरफिट होंगे तो कैसे जर्नल एंट्री होगी उसे थोड़ा सा हम समझते हैं। When the shares are forfeited, 4,800 was paid by the shareholder. शेयरहोल्डर ने 800 शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से पेमेंट किया हुआ था, 3 रुपए एप्लीकेशन पे और 3 रुपए अलॉटमेंट पे, तो टोटल 4,800 उसने पे किया हुआ था। तो इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 4,800 से। और जब शेयर फॉरफिट किए गए तब कंपनी ने फर्स्ट कॉल जो है वो कर दिया था, जो उसने शेयर होल्डर ने नहीं पे किया। तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया गया था तब भी 2 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल इशू कर दी थी। तो जो 800 शेयर है उसके ऊपर शेयर कैपिटल 8 रुपीज की इशू कर दी गई थी, यानी कि 6,400। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो 6,400 से क्रेडिट हो चुका है, शेयर फॉरफीचर पे हम उसको डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,400 से, और जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमारे पास डेबिट बैलेंस है 1,600 का, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वो हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 1,600 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4,800। अब सेकेंड कॉल करेगी कंपनी तो नॉर्मल जो जर्नल एंट्री करते हैं, लेकिन जो अमाउंट होगी वो 4,99,200 शेयर्स पर होगी। तो यहां पे उन्हीं शेयर की जो कॉल की जाएगी जो अभी पेंडिंग है। तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,98,400। यहां पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। जो शेयर्स हैं दोनों कॉल होने के बाद फॉरफिट हुए हैं या फर्स्ट कॉल होने के बाद फॉरफिट हुआ है। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री हमेशा तब करनी चाहिए, उसी स्टेज पर करनी चाहिए जब एक्चुअली में शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। अगर ये शेयर फॉरफीचर दोनों कॉल होने के बाद हुआ होता तो हम फॉरफीचर की एंट्री उसके बाद करते। यहां पे चूंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गए थे, तो जो सेकेंड कॉल है वो बैलेंस शेयर पर ही की जाएगी, और उसका पैसा चूंकि आ गया अच्छे से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 9,98,400। अब हम देखते हैं कि ये जो शेयर्स हैं इसमें से 3/4 शेयर्स जो है री इश्यू हुए हैं, तो कैसे कैलकुलेशन होगा। 800 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, उसमें से 600 शेयर्स जो हैं री इश्यू हुए हैं। तो कंपनी को इन 800 शेयर्स पे टोटल ₹6 पर शेयर मिला था, तो 600 शेयर के ऊपर भी 6 रुपीज के हिसाब से पैसे मिले थे। ऑन री इश्यू कंपनी ने ₹1 का डिस्काउंट ऑफर किया, क्योंकि 9 रुपये पे ये शेयर इशू हुए।
तो इसीलिए जो पहले कंपनी को मिले थे वो 6 रुपीज मिले, बाद में मिले वो 9 रुपीज मिले, तो टोटल जो है कंपनी को 15 रुपीज मिले हैं अगेंस्ट द इश्यू प्राइस ऑफ ₹10। तो एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि पर शेयर 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 600 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं उसके ऊपर भी पर शेयर 5 के हिसाब से कुल 3000 का प्रॉफिट होगा। ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, उसमें जो है हमारे पास 1200 का जो है वो बैलेंस कंटिन्यू रहेगा। और वो बैलेंस कौन सा होगा कि जो 200 शेयर्स हमने री इश्यू नहीं किए हैं उन पे 6 रुपीज के हिसाब से जो 1200 रुपीज हमें मिले हुए हैं वो कंटिन्यू रहेगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम समझते हैं। पहले तो 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 5400। जो शेयर्स हैं 600 इश्यू किए हैं वो 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इश्यू किए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो 6000 से क्रेडिट हो गया। अब यहां पे जो बैलेंस अमाउंट बचती है वो हम डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो कि 600 रुपीज है, 1 रुपी पर शेयर जो डिस्काउंट दिया ऑन री इश्यू। तो हमें जो बैलेंस रखना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो रखना है 1200। और जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था कि जो 600 शेयर्स इश्यू हुए हैं उस पे 3000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा और जर्नल एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000। यहां पे अगर आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट देखें तो हमने सबसे पहले जब एंट्री की थी तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4800 से क्रेडिट किया था। उसके बाद जब री इश्यू हुआ तो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600 डेबिट कर दिया, यानी कि 4200 क्रेडिट बैलेंस रह गया। उसके बाद हमने कैपिटल रिजर्व में 3000 ट्रांसफर कर दिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करके। तो अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1200 रुपीज ही बैलेंस रह गया है जो कि कंटिन्यू होगा क्योंकि 200 शेयर्स अभी भी री इश्यू नहीं हुए हैं, उनके ऊपर 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हुआ था, तो 1200 रुपीज कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो इस तरह से शेयर फॉरफीचर और री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की जर्नल एंट्री की जाती है। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें हमने देखा कि जब शेयर्स को फेस वैल्यू पे इश्यू किया गया है तो फॉरफीचर करते वक्त किस तरह की जर्नल एंट्री होगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा शेयर्स को प्रीमियम या डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में शेयर फॉरफीचर ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री है वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो शेयर्स अगर प्रीमियम पे इश्यू किए गए हैं तो शेयर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री करते वक्त ये प्रोसीजर की जाती है कि पहले आपको देखना होगा कि कितना जो प्रीमियम है वो शेयर जो फॉरफिट हुए हैं उनके ऊपर कैश में मिल चुका है। यानी कि अगर शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किए गए थे तो उसमें से कितना प्रीमियम एक्चुअली शेयर होल्डर ने पे कर दिया गया है। तो जो शेयर प्रीमियम अमाउंट है जो शेयर इश्यू करते वक्त क्रेडिट किया था लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, यानी कि शेयर होल्डर ने जो कॉल या अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, उसी में अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट इंक्लूडेड था तो वो रिसीव नहीं हुआ होगा, तो वो शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम अमाउंट कैश में मिल गई थी, यानी कि शेयर प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे कलेक्ट किया गया, शेयर होल्डर ने कॉल्स पे नहीं की लेकिन अलॉटमेंट पूरी पे कर दी थी, तो शेयर प्रीमियम जो है मिल गया होगा। तो ऐसा शेयर प्रीमियम जो कि कैश में मिल गया है उसे शेयर फॉरफीचर के टाइम इग्नोर कर दिया जाता है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है
it will be credited by the amount paid by shareholder less share premium paid. शेयर्स अगर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो फोरफीचर करते वक्त जो डिस्काउंट दिया गया था शेयर के ऊपर उसको भी राइट बैक किया जाता है. इसलिए शेयर फोरफीचर के वक्त जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर अकाउंट. यानी कि पहले जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हमने डेबिट किया था वो अब हम क्रेडिट करेंगे. जब ऐसे शेयर्स रीइश्यू किए जाते हैं डिस्काउंट पे जो दिए गए थे तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है वो फिर से डेबिट कर दिया जाता है so far as the amount received on reissue is not more than the original issue price of shares. तो जब शेयर्स प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो उनके फोरफीचर के वक्त किस तरह से जर्नल एंट्री की जाती है उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. A company issued 5,000 equity shares of rupees 10 each at 10% discount. The amount was called up as below. On application 2.5, on allotment 3.5 and first and final call of rupees 3. One shareholder, Mr. X, failed to pay final call for 100 shares allotted to him and the company forfeited his shares. तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वो तब रिकॉर्ड होगा कि जब एप्लीकेशन पे शेयर्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएगी और शेयर्स अलॉट किए जाएंगे. तो जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 250 जो कि एप्लीकेशन के वक्त मिले हैं. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 350 रुपीज. और जब ये शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल्स द एंट्री टू बी पास्ड इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू फाइनल कॉल अकाउंट 300 जो पेंडिंग थे जो कि शेयर होल्डर ने नहीं पे किए टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट यानी कि 100 शेयर्स पे जो 1 रुपी पर शेयर का डिस्काउंट था वो हमने रिवर्स किया एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600. ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर ने अब तक पे की है. यहाँ पे मैंने जो अमाउंट ली है वो उन 100 शेयर्स की ही ली है जो कि फॉरफिट हुए हैं टू मेक इट वेरी क्लियर कि किस तरह से एंट्री होती है जब शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट आर फॉरफिटेड. हम अगला एग्जांपल लेंगे forfeiture of shares issued at premium. Sanjay Entertainment Limited with an authorized capital of rupees 30 lakh offered to public 2 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupee 1 each. The payment was to be made as follows: with application 3 rupees, on allotment 5 rupees, on first and final call rupees 3 including premium. एप्लीकेशंस टोटल 4 लाख शेयर्स यानी कि डबल एप्लीकेशंस आई. शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस. अरुण हु हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स एंड टू whom 200 shares had been allotted failed to pay the call money due from him. His shares were forfeited and then reissued to Tarun at rupees 4 per share including the premium. So now we have to prepare the journal entry. तो सबसे पहले तो जो शुरुआत की जर्नल एंट्रीज होती है वो नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह होगी जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. जब शेयर एप्लीकेशंस आई 4 लाख शेयर्स की 3 रुपीज पर शेयर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख. इसके अगेंस्ट में 2 लाख शेयर्स जो हैं वो कंपनी इशू कर रही है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख. और जो बैलेंस 6 लाख है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे एक बात और बता दूं, कई बार ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जो इशू है इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया कि जब प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया तो शेयर एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी थी वो इतनी थी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का भी पूरा पैसा उसमें आ गया और कॉल मनी का भी कुछ पोर्शन आ गया। तो जब ऐसा होता है तो जो एक्सेस अमाउंट है शेयर एप्लीकेशन में वो जब हम एडजस्ट करते हैं तो फुल अमाउंट जो शेयर अलॉटमेंट पे आनी थी वो एडजस्ट हो जाती है और कॉल पे जो अमाउंट आनी थी वो भी कुछ पोर्शन एडजस्ट हो जाता है। और उस सिचुएशन में जब शेयर अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया जाता है तो सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की एंट्री होती है, पैसा आने की जो सेकेंड एंट्री हम करते हैं वो नहीं होती है क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे अब शेयर अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट कर दिया जो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन का पैसा था। अब शेयर अलॉटमेंट स्टेज पे जब पैसा मंगवाया जाएगा तो हमारी जो नॉर्मल एंट्री है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, और जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। यहाँ पे अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट ही आएगी क्योंकि 6 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जो शेयर कॉल का स्टेज आया है तब जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इंक्लूडेड था, तो तब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 2 लाख शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से कॉल मनी मंगवाई जाएगी जिसमें 2 लाख रुपीज शेयर प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम से संबंधित है। अब इसमें जो है कॉल इन एरियर आएगा क्योंकि एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो 3 रुपीज के हिसाब से 200 शेयर्स पे जब पैसा नहीं दिया है तो 600 रुपीज कॉल्स इन एरियर हो गया और बैंक अकाउंट जो है बाकी बैलेंस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा 5,99,400। अब यहां पे 4 फीचर की जो एंट्री होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जर्नल एंट्री बताने से पहले मैं आपको स्टेप्स बताना चाहूंगा कि शेयर 4 फीचर की जर्नल एंट्री कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड विथ फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर विच हैज बीन कॉल्ड अप टिल द डेट ऑफ 4 फीचर। कंपनी may have called up entire capital or call may be pending. Accordingly, the called up face value will be decided. यानी कि जब शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उस पल तक, उस स्टेज तक कंपनी ने जितनी शेयर कैपिटल कॉल कर ली है उतनी शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। इस पर्टिकुलर केस में कंपनी ने सारी की सारी कैपिटल जो है कॉल कर ली थी क्योंकि जो लास्ट वाली कॉल है वही पे नहीं हुई है, तो जो पूरी अमाउंट है शेयर कैपिटल की वो हम डेबिट कर देंगे। इफ द शेयर्स वर इश्यूड एट डिस्काउंट, क्रेडिट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट, द अमाउंट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट पर शेयर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर इश्यू नहीं किए गए हैं, अगर किए होते तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते जैसा कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इफ द शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम एंड शेयर प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, इग्नोर इट। However, if the share premium has not been received, the same may be debited. यानी कि जो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है अगर शेयर होल्डर ने पे कर दी है तो फॉर फीचर के टाइम उस अमाउंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं की तो जितना हमने पहले शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया है उन शेयर के लिए उतना हमें डेबिट करना होगा। इस पर्टिकुलर केस में
शेयर प्रीमियम लास्ट कॉल में आना था जो कि नहीं आया है, तो इसीलिए शेयर प्रीमियम अकाउंट हम यहां डेबिट करेंगे। द अमाउंट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्रीमियम पर शेयर नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट स्टेप, once the shares are forfeited, there will be no calls in arrear. Thus, this account needs to be closed by crediting it. तो जो शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं उन शेयर से संबंधित जितना कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है वो भी हमें क्लोज करना होगा, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 अकाउंट जो है उनका फिगर फाइंड आउट करने के बाद हमारे लिए जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस अमाउंट हो जाएगी क्रेडिट साइड पे। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमने सही अमाउंट से क्रेडिट किया है कि नहीं, वो वेरीफाई करने का भी मैं तरीका आपको बता देता हूं। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स विद द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर फॉर ईच शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि शेयर होल्डर ने जो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं उनके ऊपर जितना भी अमाउंट पे किया है एक्सक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, उसे नहीं गिनना है। उस अमाउंट को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगी। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200, क्योंकि 1 रुपी के हिसाब से 200 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला था। 200 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से फेस वैल्यू पूरी कॉल की गई थी, तो इसलिए पूरा हम डेबिट कर रहे हैं। कॉल्स इन एरिया 600 था इन शेयर्स के ऊपर, उन्हें हम क्रेडिट कर रहे हैं। और जो बैलेंस है शेयर फॉरफीचर अकाउंट वो हो जाएगा 1600। 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के शेयर होल्डर ने 8 रुपीज पे किए थे, तो 8 इंटू 200 1600 शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 स्टेप में अगर आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो आपके लिए ये जर्नल एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कि जब री इश्यू ऑफ शेयर्स होता है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी चाहिए, उसके भी स्टेप्स मैं बताता हूं। सबसे पहले डेबिट द बैंक अकाउंट बाय द अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। जितने भी शेयर्स री इश्यू हुए हैं वो जिस रेट से इश्यू किए हैं, तो जितना पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट द शेयर कैपिटल अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स री इश्यूड। यानी कि जितने शेयर्स री इश्यू हुए हैं उनको उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उतनी शेयर कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट हम कर देंगे। थर्ड, डेबिट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इफ ओरिजिनल शेयर्स वर इश्यूड एट डिस्काउंट। तो अगर ओरिजिनल शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इश्यू हुए थे तो री इश्यू के वक्त वो डिस्काउंट वापस हम डेबिट करेंगे। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं है इसलिए हम इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम री इश्यू पे भी जो है डिस्काउंट अगेन डेबिट करते। क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ शेयर्स आर री इश्यूड एट प्रीमियम। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किए हैं तो फिर से शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस अमाउंट विल बी डेबिटेड एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जो बैलेंस अमाउंट अब बचेगी वो अमाउंट शेयर फॉरफीचर के रूप में डेबिट कर दी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 800, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1400, शेयर कैपिटल अकाउंट 2000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000। जो हमने रीइश्यू किए हैं शेयर्स वो प्रीमियम के ऊपर ही हुए हैं, इसलिए प्रीमियम अकाउंट हमने फिर से क्रेडिट किया। अब यहां पे जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है उसका बैलेंस जो है हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हमने
फोर फीचर के वक्त जो है शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट किया था 1600, अब हमने री इश्यू के वक्त उसे डेबिट किया है 1400। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट में जो 200 का क्रेडिट बैलेंस है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका कैलकुलेशन हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 रुपए अरुण ने पे किए थे, 3 रुपए जो है तरुण ने पे किए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो टोटल 11 रुपीज हमें मिले 200 शेयर्स पर, जबकि मिलने थे 10 रुपीज। तो 200 शेयर्स पर 1 रुपी एक्स्ट्रा मिला बिकॉज ऑफ फोर फीचर। तो 200 रुपीज जो है प्रॉफिट हुआ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इस तरह से हमारा ये अमाउंट 200 रुपीज का कैलकुलेट होता है। तो आई होप अब आपको ये पूरा जो प्रोसेस है इश्यू ऑफ शेयर्स का अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब पार वैल्यू पे शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तब क्या होता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, शेयर्स प्रीमियम या डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं तो क्या होता है, और ऐसे शेयर्स जब फॉरफिट किए जाते हैं तो क्या होता है। तो ये सारी जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि अगर शेयर्स जो है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इश्यू किया जाए तो क्या होता है। कई बार होता है कि कंपनी जो है कुछ टाइप के पेमेंट करने के लिए कैश देने की बजाय शेयर्स इश्यू कर देती है। ये होता है कुछ केसेस में, जैसे कि कोई फिक्स एसेट परचेज की है और बदले में कैश के बदले शेयर्स दे दिए, या किसी का दूसरे का पूरा बिजनेस खरीद लिया और जो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है वो कंपनी कैश में पे करने की बजाय अपने शेयर्स इश्यू कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी ने फिक्स एसेट खरीदी है तो इसकी जर्नल एंट्री करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट करने की बजाय हम फिक्स एसेट का अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे हम जनरली क्रेडिट करते हैं वैसे ही करेंगे। और जब बिजनेस परचेज किया गया है तो सारी एसेट्स जो कि कंपनी ने टेक ओवर की है उन्हें डेबिट कर देंगे, सारी लायबिलिटीज जो कंपनी ने टेक ओवर की है उन्हें क्रेडिट कर देंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो शेयर कैपिटल हो जाएगा। इन सभी केसेस में जब शेयर कैपिटल इश्यू की जा रही है तो जो शेयर्स है वो प्रीमियम या डिस्काउंट पे भी इश्यू किए जा सकते हैं कि जैसे नॉर्मल केस में होता है। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो उसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई कमेंट या सजेशन है तो उसे जरूर लिखें और लर्निंग पाथ के वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।